इंडिया में आजादी से पहले के ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स है, क्या हम उन्हें डिमोलिश करने का सोच सकते हैं? उसी तरीके से ये जो 3 क्रिमिनल लॉज है, ये इंडिया के 3 बड़े स्ट्रक्चर्स की तरह है जो हर इंडियन को इम्पैक्ट करते हैं। पर पिछले 100 सालों में क्राइम्स का नेचर, क्राइम करने का तरीका और क्रिमिनल सब में जमीन आसमान का फर्क आ गया। और सच बोलो, आज से 100 साल पहले कोई कैसे सोच पाया होगा कि साइबर क्राइम नाम का भी क्राइम हो सकता है? और इसीलिए पार्लियामेंट ने इन 3 लॉज को इन 3 नए लॉ से रिप्लेस करने का सोचा है, जिसे हम क्रिटिकली एनालाइज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव क्या है इन लॉज को लाने के पीछे। दूसरा, जितना बड़ा चेंज इनके नाम में लग रहा है, क्या उतना ही बड़ा चेंज लॉज में भी आया है? और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, सिस्टम में जो प्रॉब्लम पहले एग्जिस्ट कर रही थी, क्या नए लॉज को लाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं? बहुत कुछ है जानने को, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूँ। किस लोकतंत्र की आप बात करते हो जहां ऐसे कानून हो? दुनिया में बताइए, ऐसा कानून कहीं है? किसी भी लोकतंत्र देश में ऐसा कानून है? अब कोई भी क्रिमिनल लॉ अच्छा है कि नहीं, ये जज करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से एंड में बात 3 चीजों पे आती है। पहला, क्या टाइमली जस्टिस मिला? दूसरा, क्या अक्यूज को फेयर ट्रायल मिला? और तीसरा, क्या विक्टिम को फेयर कंपनसेशन मिला? एक्चुअली हम ना इससे पहले आते हैं कि जो एक्ट से क्यों बनाए जाते हैं, इसे क्यों लिखे जाते हैं, तो इसके 3 अच्छे फंडे हैं। नॉलेज, यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी। नॉलेज इस प्रकार से कि आपको पता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इंडिया में जितने भी लॉज है आपको हर एक के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 16-17 साल का बच्चा अपनी गाड़ी लेके निकला है बिना हेलमेट पहने और वो पकड़ा जाता है, तो वो ये प्लीड नहीं कर सकता कि उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई लॉ है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो नॉलेज प्रॉपर्ली मिल सके इसलिए एक्ट को लिखा जाता है। बाकी 2 रीजन है, यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी। तो इंडिया के हर हिस्से में क्राइम की सेम डेफिनेशन और पनिशमेंट की सेम डेफिनेशन हो, ताकि अक्यूज को फेयर ट्रायल मिल सके और विक्टिम को फेयर कंपनसेशन मिल सके। अगर ये बेसिक क्लियर हो गए तो अब हम आते हैं हमारे 3 एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर। पहले इन्हें समझेंगे और फिर जो 3 नए लॉज आए उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले इंडियन पीनल कोड या आईपीसी। ये बताता है कि कोई एक्ट क्राइम कब बनता है, अगर बनेगा तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। इसके बाद है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, बेल और ट्रायल की प्रोसीजर की बात करता है। और लास्टली एविडेंस एक्ट, जैसे कि नाम बता रहा है, ये एविडेंस की एडमिसिबिलिटी, बर्डन ऑफ प्रूफ, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है। अगर सिंपली एक एग्जाम्पल समझे तो मानिए कि कोई मर्डर हुआ है, अब वो जो एक्ट है वो मर्डर है कि नहीं, अगर है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये बताएगा आईपीसी। अब अगर मर्डर हो गया है तो उस इंसान को अरेस्ट कैसे किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, अक्यूज की क्या राइट्स होंगे, ये बताता है सीआरपीसी। और फाइनली एविडेंस एक्ट, एविडेंस की एडमिसिबिलिटी की बात करता है। ये जो सारे एक्ट्स है ना, इन्हें टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए, बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956, वो टाइम के हिसाब से पुराना हो गया था, इसलिए इसे अमेंड करके कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। अच्छा, एक और चीज, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है या लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक बुक जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, तो मुझे बहुत काम की लगी और आपको भी लगेगी, वो है लैंडमार्क जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया। इस बुक पे ना केशव भारती केस से लेकर अभी तक जितने भी लैंडमार्क केसेस हुए हैं उन्हें बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया। नहीं, ये वो बुक नहीं है, क्योंकि ये बुक मैंने ऑडिबल में कंप्लीट की थी। और यार, ये ऑडिबल कितना प्यारा कंसेप्ट है, मतलब हर जगह मुझे बुक लेके जाने की, बुक गुम जाए उसकी टेंशन नहीं, कोई फ्रेंड ले ले तो वापस लेने की टेंशन नहीं, जरूरत है। हर जगह अपने पास फोन होता है, जैसे ही आप फ्री हो आप लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको पता है, ऑडिबल सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट का। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी तो उस पर भी आपको बुक्स मिल जाएगी। जैसे एक और बुक जो यहाँ मैंने पढ़ी, वो है फलीस तरीवन की ये बुक, जिसमें सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे और पिन्ड कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप 2 महीने का फ्री ट्रायल और अनगिनत बुक अवेल कर सकते हैं। और इन दोनों में से अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वापस आके बताइएगा कैसी लगी, ठीक है? चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो ब्रिटिश पीरियड में 4 लॉ कमीशन सेटअप की गई थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने के लिए। इसमें जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी, इसमें थे थॉमस बैबिंगटन मकॉले और 3 और मेंबर्स, जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बनाए। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ लॉ कमीशन भी बनाई गई, जिन्होंने इंडियन कंडीशंस को देखते हुए अगले 50 सालों में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बनाए। इनकी कंट्रीब्यूशन इतने इंपॉर्टेंट थे कि आज की डेट पे भी इंडिया के जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सिविल प्रोसीजर कोड, ये भी उनकी ही देन है। अब आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उस पर आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लॉज है ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। अब ये अच्छे हैं या बुरे, ये तो दूसरा क्वेश्चन हुआ।
पहली बात ये है कि इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव ही था इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और किसी भी टाइप के रिवोल्ट को होने से रोकना। इसके साथ ही पार्लियामेंट में अमित शाह ने ये कहा कि इन लॉज में अभी भी 400 से ज्यादा जगहों पर ब्रिटिश क्राउन का जिक्र है, जो आजादी के 75 इयर्स बाद भी कोलोनियल स्लेवरी दिखाता है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज में, जैसे वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एटसेट्रा। और इन सारी प्रॉब्लम्स को नए लॉज में एड्रेस किया गया है। अब ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें हम पता लगाएंगे कि इन नए लॉज में आखिर नया क्या है। तो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने के लिए प्रपोज किया गया है भारतीय न्याय संहिता। पुराने एक्ट में टोटल 576 सेक्शंस थे, जो अब नए बिल में सिर्फ 356 है। लगभग 175 सेक्शंस को मॉडिफाई करने की बात की गई है। 8 नए प्रोविजंस ऐड किए जाएंगे और 22 सेक्शंस को हटाने की बात की गई है, जो किसी और तरीके से न्यू बिल में ऐड किए जाएंगे। अगर हम आईपीसी और नए बिल को कंपेयर करें तो ये वो प्रोविजंस है जो हटाए गए हैं। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज जैसे सेक्शन 124 है सेडिशन, सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, गैंग रेप ऑन अ वुमन और सेक्शन 497 अडल्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। इसके बाद इस लिस्ट में आपको वो प्रोविजंस मिलेंगे जो आईपीसी में नहीं थे, जो कि इस नए बिल में देखने को मिलेंगे। इसमें नए जमाने की नए क्राइम्स को कोडिफाई किया गया है, जैसे कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, गैंग रेप ऑन अ वुमन अंडर द एज ऑफ 18, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑफेंस ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट और स्नैचिंग जैसे क्राइम्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन्हें ऐड किया गया है। इसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रपोज किया गया है। पहले 484 सेक्शंस थे, जो अब नए बिल में 533 हो गए हैं। इसमें 9 न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए हैं और 10 ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें हटाकर किसी और तरीके से ऐड किया गया है। अगर हम सीआरपीसी और नए बिल को कंपेयर करें तो ये वो प्रोविजंस है जो सीआरपीसी से डिलीट किए गए हैं और ये वो प्रोविजंस है जो कि ऐड किए गए हैं। और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता प्रपोज किया गया है। एक्ट में अभी 167 सेक्शंस है और नए बिल में 170 सेक्शंस है। एविडेंस एक्ट से ये 5 सेक्शंस को हटाया गया है और इस एक नए सेक्शन को ऐड किया गया है। अब नए और पुराने लॉज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये और अच्छे से समझने के लिए हमने एक्ट में ये चेंजेस मार्क कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब है जजमेंट टाइम। हम नए लॉज में ये देखेंगे कि अच्छा क्या क्या है और बुरा क्या क्या है। शुरुआत करते हैं अच्छे से। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये नए लॉ जेंडर न्यूट्रल हो पाए, क्योंकि पुराने एक्ट का मेजर क्रिटिसिज्म यही था कि वो जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। तो इसका आंसर हाँ है। देखिए, विक्टिम के एंगल से भी देखिए और परपेट्रेटर के एंगल से भी। तो जो नए लॉज है ये परपेट्रेटर के एंगल से जेंडर न्यूट्रल हुए। फॉर एग्जाम्पल, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। पुराने एक्ट के हिसाब से ये जो क्राइम है ये सिर्फ और सिर्फ मेन कमिट कर सकते थे, वुमेन के अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते थे। पर नए एक्ट के हिसाब से ये जो क्राइम है ये मेन और वुमेन दोनों कमिट कर सकते, दोनों के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते। तो परपेट्रेटर के एंगल से हाँ जेंडर न्यूट्रल हुआ है, पर विक्टिम के सेंस से नहीं। दूसरा, तारीख पे तारीख के सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की गई है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जो नए चेंजेस है इससे हम लीगल सिस्टम को और एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। तो अगर कोई भी केस फाइल करता है तो 3 साल के अंदर इक्विटेबल जस्टिस डिलीवर किया जाएगा। इसके साथ ही चार्जशीट फाइल करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट 180 डेज सेट किया गया है, ताकि ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और अननेसेसरी डिले अवॉइड किया जा सके। इसके बाद नए जमाने के नए क्राइम्स जैसे स्नैचिंग, मॉब लिंचिंग, फेक प्रॉमिस टू मैरी, क्वेश्चन पेपर लीक, एटीएम थेफ्ट, पॉन्जी स्कीम्स, इन सारे क्राइम्स को अच्छे से और स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके साथ ही टेररिस्ट एक्टिविटी, सेपरेटिज्म, आर्म रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी थ्रेट में जाए, इन एक्ट्स को भी अलग से रिकॉग्नाइज किया गया है। पहले जो एक्ट था उसमें ये किसी एक सेक्शन के अंदर ही डील किए जाते थे। फिर छोटे मोटे अपराध, पेटी ऑफेंसेस जैसे नशे में हंगामा करना, 5,000 से कम की चोरी करना, इन सारे ऑफेंसेस के लिए पहली बार कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई है। फिर एक काफी कंट्रोवर्शियल लॉ सेडिशन को रिपील किया गया, पर ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता एक नया सेक्शन नए बिल पे इंट्रोड्यूस भी किया गया है। चलिए अब इन नए बिल्स के मेजर क्रिटिसिज्म और इनकी खराबियां देखते हैं। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो सामने आ रहा है वो इनके नाम को लेकर। लोगों का कहना ये है कि ये एक तरीके का हिंदी इम्पोजिशन है, जिसका रिस्पॉन्स ये आता है कि जो नाम है ये संस्कृत में है और जो अंदर के कंटेंट्स है ये इंग्लिश में दी गए, तो कोई हिंदी इम्पोजिशन नहीं हो रहा है। फिर सवाल ये आता है कि जो एग्जिस्टिंग नाम है हम इसे ही कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते थे। तो इसका जवाब ये आता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है ये पनिशमेंट पे फोकस करते हैं,
पर जो नए लॉज है ये पनिशमेंट पे नहीं बल्कि जस्टिस पे फोकस करते हैं। इसके बाद सवाल ये आता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है क्या इनका ही अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन करके काम नहीं चल सकता था? क्या नए लॉज लाना जरूरी था? इसका रिस्पॉन्स ये आता है कि अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन करने से जो प्रिंसिपल है ना उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कपड़ा है जो जगह जगह से फट गया है, उसको आप कितनी बार रफू करोगे? इससे अच्छा नया कपड़ा ही ले आओ। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है इसमें बहुत सारे कॉलोनियल रेफरेंसेस थे। इसके साथ ही जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्कैटर्ड है। वहीं जो नए लॉज है उनका अच्छा स्ट्रक्चर है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी कि इन नए लॉज में काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस है। जैसे डिजिटाइजेशन की बात की गई है, फॉरेंसिक टीम को इन्वॉल्व करने की बात की गई है, चार्जशीट की स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी गई है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ये भी बोला गया है। पर हमें ध्यान इस पे देना है कि क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि इन प्रोविजंस को हम सच में इम्प्लीमेंट कर सके? मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे क्लैरिटी हमें आने वाले टाइम पे ही मिलेगी। पर इन लॉज का हम क्या करते हैं क्या नहीं ये डिसाइड करने से पहले लीगल सिस्टम में क्या फ़र्क आएगा इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस सबका सिलेबस चेंज होगा, कोर्ट का काम करने का तरीका चेंज होगा, जितने भी लॉयर्स हैं उन्हें फिर से सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। तो कुछ भी डिसाइड करने से पहले इन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप सबको जो चिंता सता रही है उसकी बात करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए कौन सा एक्ट पढ़ा जाए, एग्जिस्टिंग लॉज या नए वाले। इसके लिए प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट समझते हैं, मतलब कि ये जो बिल्स हैं ये एक्ट कैसे बनेंगे ये समझते हैं। तो देखिए 2020 में गवर्नमेंट एक कमेटी बनाई थी जिनका एम था इन तीनों लॉज में चेंजेस और रिवीजन रिकमेंड करना। फिर 2022 में इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस पे पब्लिक के सजेशंस लिए, क्योंकि ऐसा कोई भी बड़ा चेंज जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करता है उस पर पब्लिक ओपिनियन लेना जरूरी है, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लिया गया था। इसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की और लॉ मिनिस्ट्री ने राज्यसभा को बताया कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करंट क्रिमिनल लॉज का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू स्टार्ट कर दिया है। और फाइनली इस मॉनसून सेशन के आखिरी दिन यूनियन होम मिनिस्टर ने इन 3 नए बिल्स को टेबल किया। अब ये जो बिल है ये एक्ट कैसे बनेंगे? तो पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी इसे रिव्यू करेगी और ये देखेगी कि इस पे कितने चेंजेस की जरूरत है। फिर दोनों हाउसेज में पास कराना होगा और प्रेसिडेंट का असेंट लेना होगा, तब जाके ये बिल एक्ट बनेगा। क्या ये बिल सच में एक्ट बनेंगे? तो अगर नेक्स्ट इलेक्शन में यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो फिर ये एक्ट आकर रहेंगे। देखिए ये जो चेंजेस है ये आगे जाकर जरूर सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे, पर इम्पोर्टेंस हमें प्लानिंग पर देनी होगी, क्योंकि लॉज लाना एक बात है और इसे इम्प्लीमेंट करना दूसरी। सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखकर प्लान और इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे डीमोनेटाइजेशन भले ही इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, पर जब इसे अनाउंस किया गया था तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ये जो नए लॉज आएंगे वो बस लीगल फ्रेटर्निटी को ज़्यादा तकलीफ ना दे। फॉर एग्जाम्पल अगर पुराने केसेस पुराने लॉ से और नए केसेस नए लॉ से प्रोसेस करने पड़ेंगे तो कंफ्यूजन के साथ इनकन्वीनियंस आ सकता है। तो देखिए एक्ट्स को लॉज को तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल चैलेंज है इन एक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट करवाने में और कोर्ट को एफिशिएंटली काम करवाने में। अभी जो बिल्स हैं ये एक्ट्स बनते हैं कि नहीं, बनते हैं तो कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस कर लेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो 3 इंपॉर्टेंट बिल्स को लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन बिल्स को लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं। इसके साथ ही जो मेरी ऑडिबल बुक रिकमेंडेशन है इसे भी चेकआउट करिएगा। एक और पॉडकास्ट जो मुझे आपको रिकमेंड करना था वो था नंदा देवी मिस्ट्री पॉडकास्ट, ये भी बहुत अच्छा है। इनमें से किसी में भी आपको इंटरेस्ट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे और पिन्ड कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप 2 महीने का फ्री ट्रायल और अनगिनत बुक अवेल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।